हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडीश्री प्रेपर। देखिए, क्योंकि हम कर रहे हैं जेडी जोलो एग्जाम की तैयारी या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पूछा जाता है, आरजीएस में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट का हर एक सेक्शन, ठीक है, एक भी सेक्शन स्किप नहीं किया है। मैंने पूरी सीरीज बनाई है इसकी। जितने भी स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आप पूरी लेक्चर सीरीज को देख लेना, ठीक है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो आप देखेंगे स्टैंडर्ड इसका कितना अच्छा है। एमसीक्यू का सेक्शन हमने लास्ट टाइम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 25 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारा 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज है हमारा 26 से स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए 26 क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ रेवेन्यू अपेलेट अथॉरिटी मे बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 ए इज, ठीक है। तो बताइए कितने सेक्शन 20 ए के अंदर जो बात की गई है कि धारा 20 ए के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले राजस्व जो अपीलीय अधिकारियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, बताइए आप। A1, B2, C3 एंड D5, ठीक है। आप बताइए कितनी होगी। देखिए 26 का आंसर है C3। अगर आप सेक्शन 20 ए देखेंगे, देखिए बेयर एक्ट आप अपने साथ रखना, ठीक है। क्योंकि जब हम तैयारी करेंगे ना, तो बस ऐसे ही हवा में हम तैयारी नहीं करेंगे, हम तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट मेरे लेक्चर से पढ़कर आए हैं उनको पता है कि मैं जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कराती हूँ, ठीक है। मैं हर एक चीज पर ध्यान देती हूँ क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। तो देखिए, जब हमने सेक्शन 20 ए पढ़ा तो हमने वहां पर ये देख लिया था कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कम से कम 3 मेंबर को। अच्छा ये बताइए, जो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी है किस काम के लिए है। तो देखिए रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। ये देखो, आपने ट्रिक से याद रखो, जैसे कि लिखा है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, 3 वर्ड्स हैं इसके अंदर। तो ये 3 चीजें देख रही है, अपील, रिवीजन और रेफरेंस, ठीक है। अपील, रिवीजन और रेफरेंस। देखो मैं आपको बता देती हूँ, रिव्यू वर्ड नहीं है क्योंकि रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट में होता है और ये अपीलेट अथॉरिटी है। तो ये क्या कर रही है, अपील, रिवीजन और रेफरेंस, ठीक है। और किस केसेस में, रेवेन्यू जुडिशियल केसेस में, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, द स्टैट्यूट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स नॉट बीइंग लेस देन 3, ठीक है। अधिनियम ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि 3 से कम नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी इज एम्पावर्ड। लो आपकी किस्मत अच्छी है, वही क्वेश्चन आ गया। जो राजस्व अपीलीय प्राधिकरण है उसको क्या सुनवाई का अधिकार है, क्या चीज सुनता है। तो 3 वर्ड्स तो 3 हो गए, अपील, रिवीजन और रेफरेंस। आंसर क्या है इसका, सी। सेक्शन 20 ए ऑथराइज इट टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील, रिवीजन एंड रेफरेंसेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विच अपॉइंटमेंट नीड नॉट बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट अंडर सेक्शन 22। देखिए सेक्शन 22 हमारी क्या किस बारे में बात कर रहा था कि अपॉइंटमेंट्स जो भी होंगी उसको नोटिफाई किया जाएगा। सेक्शन 22 यही बात कर रहा था ना कि सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 21 तक जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी उन सबको ऑफिशियल गैजेट में क्या किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको ये जब पढ़ा रही हूँ तो इतना क्लियरिटी के साथ क्यों पढ़ा रही हूँ, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि मैं जितनी बार बोलूंगी ना दिमाग में आपके फिट हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट को ये तरीका पसंद भी आ रहा है कि मैम आप इतनी बार बोल रहे हो ना। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा मुझे कमेंट किया, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ये एवरेस्ट जैसा सिलेबस लग रहा था और इतना डिफिकल्ट लग रहा था, अब हमें बहुत इजी लग रहा है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा चीजों को रिपीट कर रहे हो, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो ठीक है, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं वो तो इस चीज को बहुत ही बेनिफिशियल मान ही रहे होंगे। अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि कौन सी ऐसी अपॉइंटमेंट है, सेक्शन 22 ने बताया कि उसको अगर आप नोटिफाई नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा। तो बताइए क्या आंसर है इसका, कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर या नायब तहसीलदार। इसका आंसर है डी, ठीक है, नायब तहसीलदार। सेक्शन 22 ने क्लैरिफाई कर दिया कि 17 से 21 तक जितनी भी आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं सबको ऑफिशियल गैजेट में क्या करें, सबको ऑफिशियल गैजेट में आप
नोटिफाई करें, लेकिन नायब तहसीलदार की अपॉइंटमेंट अगर आप ऑफिशियल गैजेट में अगर नहीं भी करेंगे नोटिफाई तो भी कोई बात नहीं, एग्जाम्पशन मिल सकता है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 29, कंट्रोल ओवर ऑल जुडिशियल मैटर्स कनेक्टेड विद रेवेन्यू इज वेस्टेड इन, जो राजस्व से संबंधित सभी न्यायिक मामलों का नियंत्रण किसमें निहित है? देखो मैंने आपको बताया था कि जुडिशियल मैटर्स पर कंट्रोल किसका होगा, वो एक अलग अथॉरिटी है, ठीक है। नॉन जुडिशियल मैटर्स पर किसका होगा, वो एक अलग अथॉरिटी है। तो बात यहाँ पर आई है कि जो जुडिशियल मामले हैं, ठीक है, राजस्व से संबंधित जो न्यायिक मामले हैं, रेवेन्यू जुडिशियल मैटर्स हैं, ठीक है, तो उस पे किसकी पावर है, किसका नियंत्रण है उसमें? स्टेट गवर्नमेंट का, कमिश्नर का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, या फिर कलेक्टर का? बताइए। तो इसका आंसर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सी। यस, ठीक है। जो भी जुडिशियल केसेस होते हैं रेवेन्यू के, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखते हैं। कौन देखते हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 23 पढ़ा था ना, जो कंट्रोलिंग पावर की बात कर रहा था, किस सब्जेक्ट पे किसका कंट्रोल? सेक्शन 23 हमने क्या पढ़ा? कंट्रोलिंग पावर पढ़ा ना, कि नॉन जुडिशियल मैटर है तो किसका कंट्रोल रहेगा, जुडिशियल मैटर है तो किसका कंट्रोल रहेगा? तो बताइए, जुडिशियल मैटर में किसका कंट्रोल है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। अंडर सेक्शन 24, ठीक है, सेक्शन 24 के तहत जितने भी एडिशनल कलेक्टर्स थे, सब डिविजनल ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट कलेक्टर्स थे, तहसीलदार थे, एडिशनल तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे इन अ डिस्ट्रिक्ट, वो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? जब हमने सेक्शन 24 पढ़ा तो सेक्शन 24 सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोड की बात कर रहा था, ठीक है। सेक्शन 24 ने क्या बोला था कि राजस्व न्यायालय, जो न्यायालय है और उसके अधिकारी हैं वो किसके अधीन होंगे, ये सेक्शन 24 ने बोला था। तो किसके अधीन बताए गए? ये जो भी जितने भी एडिशनल कलेक्टर है, देखो इसके अंदर कलेक्टर को भी डाल दिया, सब डिविजन ऑफिसर्स भी, तहसील लेवल के जो अधिकारी है उनको भी डाल दिया, तहसील लेवल के भी अधिकारी को डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को भी डाल दिया। तो जब बताओ तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो क्या कहते हैं अधिकारियों को डाल दिया, तो ये दोनों किसके अधीन होंगे? तो ऑब्वियसली अपने से ऊपर जो लेवल के अधिकारी होंगे उसके अधीन होंगे। तो देखो कौन बचा फिर? बताइए इसमें से 30 का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर लिखा है, ठीक है, कलेक्टर वर्ड नहीं लिखा है, तो ये सब कलेक्टर के अधीन होंगे, क्योंकि कलेक्टर वर्ड नहीं लिखा है। तो एडिशनल कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर्स, ये सब किसके अधीन होते हैं? ये सब होते हैं कलेक्टर के अधीन, ठीक है। आप देख रहे होंगे सेक्शन 24 में यही आंसर है, कलेक्टर। सेक्शन 24 का, ठीक है, जो आप सेकंड क्लॉज देखेंगे, सेकंड क्लॉज उसमें बात लिखी गई है, ऑल एडिशनल कलेक्टर्स सब और एसडीओ, तहसीलदार, ये सब किसके कंट्रोल में है? ये सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे? तो डिस्ट्रिक्ट में ये सब कलेक्टर के अधीन होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 31, अंडर सेक्शन 7 the registrar and other ministerial officers are appointed primarily for, अब बताओ धारा 7 के अनुसार रजिस्ट्रार एवं अन्य मंत्री स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति मुख्यतः किस उद्देश्य से की जाती है? सेक्शन 7 के तहत जो रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जा रही है और जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है, तो वो किस पर्पस के लिए की जा रही है? तो आंसर है 2 हियर, रेवेन्यू अपील्स। ये रजिस्ट्रार हैं जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं, ये रेवेन्यू अपील सुनेंगे, एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड की शक्ति एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, या फिर सुपरवाइज करेंगे कलेक्टर को, कलेक्टरों के पर्यवेक्षण हेतु, या फिर डिसाइड करेंगे सेटलमेंट डिस्प्यूट। बताइए 31 का आंसर क्या है? तो ये जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, देयर मे बी अपॉइंटेड फॉर registrar and other such ministerial officers as may be necessary, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 31 का? ये बोर्ड को हेल्प करेंगे, ठीक है, टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोर्ड की शक्तियों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हम रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर रहे हैं। तो सेक्शन सब का अगर क्लॉज 1 देखेंगे तो वो ये बताता है जो भी मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा ताकि वो एक्सरसाइज कर सके और परफॉर्म कर सके पावर और ड्यूटीज जो कि बोर्ड को दी जा रही है। तो देखो सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सेक्शन 4 में जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पढ़ा था
तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ साथ हमने सेक्शन 7 पढ़ लिया था कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर को कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, रजिस्ट्रार और जो भी मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 में। द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार आर एक्सरसाइज्ड। जो रजिस्ट्रार है अपनी शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन कैसे करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं या फिर एज डायरेक्टेड बाय द बोर्ड सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स। देखो जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स पढ़ रखे हैं उनको तो इजीली आंसर्स आते होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही पेशेंस के साथ अपने इस एक्ट को खत्म किया है। ठीक है, तो बताइए, देखो जितने भी स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर मेरे चैनल से इसको पढ़ा है ना, उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही तसल्ली से आपको ये एक्ट पढ़ाया है, इवन सारे लोकल लॉज पढ़ाए हैं राजस्थान के। ठीक है, तो बताइए, जो रजिस्ट्रार है वो अपने जब शक्तियों कार्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं अपनी शक्तियों का निर्वहन? तो स्वतंत्र रूप से करते हैं या फिर बोर्ड के निर्देश अनुसार करते हैं, सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए बोर्ड के निर्देश अनुसार करते हैं, केवल अध्यक्ष के अनुसार करते हैं या फिर आयुक्त के अधीन रह के करते हैं? बताइए 32 का आंसर क्या है? 32 का आंसर है बी। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रार अपना काम जब करते हैं, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 ने बता दिया, रजिस्ट्रार सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड बोर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो धारा 7 के सबसेक्शन 2 के अनुसार रजिस्ट्रार सरकार के आदेश तथा बोर्ड के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ये बताया, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है? बिल्कुल होता है हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट। हमने अभी जब क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब हमने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, हाईएस्ट कोर्ट रेवेन्यू है। ठीक है, लेकिन ये बताइए, जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है तो वो किसका है? अपील का है, रिवीजन मतलब पुनरीक्षण का है, या फिर रेफरेंस का है? बताइए इसका आंसर। तो A1 ओनली, B1 एंड 2, C2 एंड 3 और D1, 2 एंड 3। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी, तीनों ही चीज का, अपील का भी, रिवीजन का भी, रेफरेंस का भी। ठीक है, तो सेक्शन जो 8 है ना, पावर ऑफ बोर्ड की जो बात करता है, उस पावर ऑफ बोर्ड में बता दिया गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है हाईएस्ट कोर्ट है अपील, रेफरेंस और रिवीजन का। सेक्शन 8 ने राजस्व मंडल को अपील, पुनरीक्षण संदर्भ का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय घोषित करती है। ये भी याद रखना। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हमने कहाँ पढ़ा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हमने सेक्शन 4 में पढ़ा। उसके कितने मेंबर होंगे? ये हमने पढ़ा सेक्शन 5 में। वो कहाँ बैठेगा? ये हमने पढ़ा सेक्शन 6 में। उसकी ड्यूटीज कौन परफॉर्म कर सकते हैं? रजिस्ट्रार। कहाँ पढ़ा? 7 में। उसकी पावर क्या होगी? 8 में। आप देखिए, ऐसे याद रखना, जो सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले हमने बोर्ड बनाया, बोर्ड बना के उनको बता दिया कि आप तो गवर्नर के प्लेजर तक ही रहेंगे। ठीक है, बोर्ड बनाया, टेन्योर बताया, बोर्ड बनाया, टेन्योर बताया, कहाँ बैठोगे? ठीक है, सिटिंग कहाँ होगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, फिर वो बताई। फिर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स के बारे में बात की, फिर बताई कि तुम्हारी पावर क्या है। तो 4 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 8 में पावर। अच्छा, एक बात बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शायद इस बार आपका ये क्वेश्चन आ भी जाए। इन अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग जुरिसडिक्शन बिटवीन अ सिविल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। अब देखिए, ये तो बात आपको पता है, क्योंकि हम राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं। अगर इस एक्ट के तहत अगर कोई डिस्प्यूट बनता है, तो ये डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? देखो, मुद्दा तो हमारा सिविल है, ये है ना, सिविल केस हो गया। लेकिन सिविल केस सुनने का अधिकार तो सिविल कोर्ट को होता है। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा ना, जो सिविल केस रेवेन्यू नेचर का होगा वो तो रेवेन्यू कोर्ट सुनेगी। तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि रेवेन्यू कोर्ट रेवेन्यू मामले सुन रही है, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब डिस्प्यूट ये अराइज हो गया, सिविल कोर्ट तो ये कह रही है कि ये मामला रेवेन्यू कोर्ट में सुना जाना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू केस है, और रेवेन्यू कोर्ट ये कह रहे हैं कि ये मामला तो सिविल कोर्ट में सुना जाना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू मामला नहीं और सिविल केस है, सिविल कोर्ट को सुना चाहिए। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि तुम्हारा जुरिसडिक्शन, तुम्हारा जुरिसडिक्शन। तो फिर बताओ किसको फाइनल पावर दी गई है कि ये पर्सन बताएंगे, मतलब ये बताएंगे कि किसके पास जो है इसका जुरिसडिक्शन है। तो जैसे दीवानी न्यायालय और राजस्व न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार में अगर विवाद आ गया, तो बताओ किसका निर्णय अंतिम होगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, कमिश्नर का, ठीक है, हाई कोर्ट का, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का? बताइए। इसका आंसर है सी, हाई कोर्ट।
उच्च न्यायालय, ठीक है, ये हमने पढ़ा था किस सेक्शन में, सेक्शन 8 में ही पढ़ लिया था जब हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर पढ़ी थी ना कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू होता है, ठीक है, जब हमने मंडल की शक्तियां पढ़ी थी, ठीक है, तो हमने तभी पढ़ लिया था, किसमें, प्रोविजो में बताया था, जो उसका परंतु है सेक्शन 8 का, उसमें बता दिया गया था, जब उन सब मामलों में जिनमें सिविल या राजस्व न्यायालय में क्षेत्र अधिकार निर्धारित करने के लिए कोई संदेश या विवाद होता है तो उस संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है, द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट फाइनल एंड बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 35, जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल रेवेन्यू कोर्ट्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स वेस्ट इन, जितने भी राजस्व न्यायालय हैं और जितने भी राजस्व अधिकारी हैं उन पर सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण किसमें निहित है, ठीक है, तो जितने भी ये हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स है ना, उनको कौन कंट्रोल करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर कलेक्टर, बताइए जितने भी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़कर आए, हमने क्या कहा, रेवेन्यू कोर्ट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, सी। सेक्शन 9 ने ये क्लियर कर दिया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास सारी पावर है। तो देखो हमने जो सेक्शन 8 पढ़ा था पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर सेक्शन 8 में, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसको कंट्रोल कर रहा है, वो सेक्शन 9 में, ठीक है, धारा 9 के अनुसार सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण राजस्व मंडल में निहित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोर्ड मे बी एक्सरसाइज्ड बाय। अब आप एक बात बताइए, जो बोर्ड का क्षेत्र अधिकार है, जो जुरिस्डिक्शन है बोर्ड का, वो किसके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हमने पढ़ा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कम से कम 3 और मैक्सिमम 20 मेंबर होने चाहिए। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो इतने सारे अधिकारियों को मिलकर बन रहा है, तो हम कब कहेंगे कि बोर्ड का क्षेत्र अधिकार, अब मतलब कितने मेंबर प्रेजेंट हो तो भी हम कह देंगे कि हाँ बोर्ड के पास जुरिस्डिक्शन है, बोर्ड जो है केस सुन सकता है। तो खाली अगर चेयरमैन बैठा है तो भी हम बोल सकते हैं, या फिर कोई भी मेंबर अगर अकेले बैठा है सिटिंग सिंगली तो भी हम कह सकते हैं, या फिर बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर मेंबर्स। तो बताइए इसका आंसर क्या है, चेयरमैन सिटिंग सिंगली, एनी मेंबर सिटिंग सिंगली। अब इसका आंसर बताइए, ए 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या फिर डी 1, 2 and 3। बताइए 36 का आंसर। तो देखिए इसका आंसर है डी, अगर चेयरमैन अकेले बैठे हैं, अध्यक्ष जी अकेले बैठ के केस सुन रहे हैं तो भी जुरिस्डिक्शन है, कोई मेंबर अकेले बैठ के केस सुन रहा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का तो भी जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्र अधिकार है, और अगर कोई बेंच सुन रही है 2 और 2 से ज्यादा मेंबर की तो भी हम कहेंगे कि जुरिस्डिक्शन है। तो इसका आंसर हुआ डी। और ये बात कहाँ पे की गई है, ये बात की गई है सेक्शन 10 में। देख रहे हो आप मैंने कैसे हर एक सेक्शन के सेक्शन वाइज एमसीक्यू को तैयार किया है, ठीक है। देखो मेरी एक्चुअली मैं सीरियसली ये चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई करना चाहते हैं ना अपने एग्जाम को, तो वो एग्जाम को क्वालिफाई करें, उनके मन में ये ना रहे कि हमें ये नहीं आता, ये डाउट आ गया। अब आप देखो हम जिस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है, डाउट हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि हमने पूरा ही सेक्शन है उसका क्या कर दिया है, हमने पूरे ही सेक्शन को विदाउट डाउट पढ़ लिया है। अब देखिए सेक्शन 10 किस बारे में बात कर रहा था, जुरिस्डिक्शन के बारे में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो सेक्शन 4 में जुरिस्डिक्शन था, सेक्शन 4 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन रहा था, सेक्शन 8 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर पड़ी, सेक्शन 9 में हमने पढ़ा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसको कंट्रोल कर रहा है, फिर सेक्शन 10 में हमने पढ़ा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जुरिस्डिक्शन कौन कौन कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 37, A special appeal against the decision of a single member lies to, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए एकल सदस्य के निर्णय के विरुद्ध, वेट, अब देखिए एकल सदस्य के निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील किसके समक्ष होगी। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक ही मेंबर बैठे थे, उन्होंने क्या किया, आपका केस सुन लिया।
अब आप एक मेंबर जो जिन्होंने केस सुना, अब आप उनके फैसले से संतुष्ट नहीं है, अब आप उसकी देखो वर्ड क्या लिखा है, स्पेशल अपील लगाना चाहते हो। सिंगल मेंबर ने जो डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट आप स्पेशल अपील लगाना चाहते हो, तो उसकी स्पेशल अपील कहाँ लगा सकते हो? हाई कोर्ट में, कमिश्नर के सामने, ठीक है, या फिर बेंच के सामने जहां पे 2 या 2 से ज्यादा मेंबर हो, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है सी, बेंच ऑफ 2 और मोर मेंबर्स। ठीक है, और ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात सेक्शन जो 10 है ना उसके प्रोविजो में लिखी है। और मैंने जब आपको ये सेक्शन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि इस सेक्शन 10 के प्रोविजो के आगे आप लिख लेना स्पेशल अपील, ठीक है। और मैंने आपको एक और बात बोली थी, स्पेशल अपील के सामने एक और चीज लिख लेना, स्पेशल अपील 1 मंथ, ठीक है। तो सेक्शन 10 क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्पेशल अपील टू अ बेंच। इसका मतलब अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सिंगल मेंबर ने डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन के खिलाफ आप 2 मेंबर के पास भी चले जा सकते हो। धारा 10 के अनुसार विशेष अपील 2 या 2 अधिक सदस्यों की पीठ के समक्ष होगी। लो, आपकी किस्मत अच्छी है, अभी बताया था, क्वेश्चन आ गया। स्पेशल अपील मस्ट ऑर्डिनरली बी फाइल्ड विद इन। ऐसी विशेष अपील सामान्यतः कितने समय में प्रस्तुत की जानी चाहिए? बताइए, 15 दिन, 30 दिन, मतलब 1 मंथ 6 डेज, या फिर 90 डेज? मैंने आपको अभी बताया, इसका आंसर है बी, 1 मंथ। तो लिमिटेशन बता दी गई है अपील फाइल करने की, ठीक है। तो स्पेशल अपील फाइल करने की अपील की जो टाइम पीरियड वो क्या है, जिस दिन भी डिसीजन आया उससे 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 39, हु में डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस ऑफ बोर्ड। बोर्ड के कार्य हैं उसका वितरण कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, चेयरमैन, रजिस्ट्रार या कमिश्नर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है बी, ठीक है, क्योंकि देखो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है तो बोर्ड के कार्य हैं उसमें जो हमारा मेन अथॉरिटी कौन है? चेयरमैन। तो फिर चेयरमैन ही तो वितरण करेंगे। तो ये बात कहाँ लिखी गई है? सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 में, क्योंकि सेक्शन 10 अभी हम बात करें क्षेत्र अधिकार की, किसका जुरिस्डिक्शन है, तो अभी हम सेक्शन 10 पर हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 कन्फर कर रहा है पावर अपॉन द चेयरमैन, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 के आगे अब हमें क्या लिखनी है? चेयरमैन की पावर है ये। अच्छा, एक बात बताओ, सिंगल मेंबर क्या रेफर कर सकता है क्वेश्चन ऑफ लॉ टू बेंच? एक अगर कोई मामला क्या है सिंगल मेंबर के पास गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोई मामला जाता है, उसको सिंगल मेंबर सुन रहे होते हैं, तो अब उनके सामने क्या आता है? एक क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है। उनको लगता है कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ तो मुझे आगे बेंच को रेफर करना चाहिए, मैं अकेले इस पर डिसीजन नहीं ले सकता, बेंच को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो क्या वो इसको रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ को? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। और किस सेक्शन के किस सेक्शन में लिखी है बात? सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में बात लिखी है कि सेक्शन 11 स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंस टू बेंच। धारा 11 जो है विशेष रूप से पीठ को संदर्भ भेजने की व्यवस्था करती है, ठीक है। अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रेफर टू अ बेंच अंडर सेक्शन 11। अब हम देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि सिंगल मेंबर बेंच को जो है मामला रेफर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अब ये बताओ, धारा 11 के अंतर्गत निम्न में से क्या पीठ को संदर्भित किया जा सकता है? अब रेफर क्या कर रहे हैं वो बताइए। क्वेश्चन ऑफ लॉ, विधि का प्रश्न, कस्टम हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, विधि के बल वाला प्रचलित रिवाज, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की व्याख्या, डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब हमने सेक्शन 11 पढ़ा था हमने ये देखा था कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आएगी तो भी वो आगे इस मामले को रेफर कर देंगे, कुछ कस्टम से रिलेटेड बात आएगी तो भी उस मामले को आगे रेफर कर देंगे, कोई डॉक्यूमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन करना है उसको भी, ठीक है, कोई दस्तावेज उसकी व्याख्या करनी है, ये तीनों चीजें लिखवाई थी मैंने। तो आंसर है इसका डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42, अ बेंच में रेफर अ क्वेश्चन टू द हाई कोर्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक मेंबर ने बेंच को मामला रेफर किया जब ये 3 चीजें थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब वही बेंच हाई कोर्ट को मामला रेफर कर रही है, लेकिन ये 3 चीजें वो नहीं कह रही हूं मैं। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या बेंच भी हाई कोर्ट को मामला रेफर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बताइए कब कर सकती है? जब फाइनेंशियली कोई जो है मैटर इंपॉर्टेंट है, वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है तब, या पब्लिकली इंपॉर्टेंट एंड एक्सपीडियंट है, लोक महत्व का है एवं संदर्भित करना उपयुक्त है,
या फिर रिलेटेड टू टैक्सेशन, कराधान से संबंधित है, या फिर रिलेटेड टू सर्विस लॉ, सेवा कानून से संबंधित है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर है बी, जो पब्लिकली इंपॉर्टेंट और एक्सपीरियंस है। ठीक है, हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा था सेक्शन 11 में ये बात, कि ये बात हमने पढ़ी थी सेक्शन 12 में, कि बेंच के पास पावर है, वो हाई कोर्ट को क्वेश्चन रेफर कर सकती है उसके ओपिनियन के लिए। ठीक है, तो कब कर सकती है? अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है। ठीक है, लोक महत्व का मामला है। अब क्वेश्चन नंबर 43, आफ्टर अ रेफरेंस अंडर सेक्शन 12 द डिसीजन ऑफ द केस शैल बी। अब सेक्शन 12 में हमने क्या किया? बेंच ने हाई कोर्ट को क्या करा? पब्लिक इंपॉर्टेंट का मामला भेज दिया उसके ओपिनियन के लिए। कि देखिए, क्योंकि देखो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कौन से मामले सुनते हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सुनते हैं सिर्फ रेवेन्यू कोड के मामले। मुद्दा कौन सा आ गया? पब्लिक इंपॉर्टेंट का मामला। अब वो कह रहे हैं इस पे तो हम सुन नहीं सकते मामला, हाई कोर्ट को भेज दो। आपकी क्या राय है? अब जो डिसीजन दिया है हाई कोर्ट ने वो कैसा होगा? डिसीजन ऑफ द केस शैल बी अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट्स ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डायरेक्शन, या अकॉर्डिंग टू कलेक्टर्स रिपोर्ट। जब हाई कोर्ट का ओपिनियन हम मांग रहे हैं, ठीक है, तो डिसीजन किसके थ्रू आएगा? जो डिसीजन होगा फिर वो कैसा आएगा? वो फिर हाई कोर्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही देंगे। अब बोर्ड, क्योंकि बोर्ड ने मामला रेफर कर दिया हाई कोर्ट को, अपना ओपिनियन दो, ओपिनियन ने हाई कोर्ट ने अपना ओपिनियन भिजवा दिया वापस से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, बेंच के पास। ठीक है, अब बेंच कैसे मामला सुन रही है आगे? अब डिसीजन कैसे देगी? वही हाई कोर्ट के ओपिनियन के अनुसार। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन मेंबर्स ऑफ अ बेंच डिफर इक्वली इन ओपिनियन द केस शैल बी। देखो, अब बेंच के सामने कोई मामला आया, ठीक है, समझ लो जो बेंच थी उसमें 4 मेंबर थे, उनके सामने मामला आया। अब जो उन्होंने डिसीजन दिया वो इक्वली डिवाइड हो गया, 2-2 का रेशियो आ गया। अब सुनिए, ऐसे में अब केस को क्या करें? हम केस डिसमिस हो जाएगा, केस को हम हाई कोर्ट के पास भेज देंगे, या केस को रेफर कर देंगे किसी और मेंबर के पास, या फिर उस मामले को सेम बेंच दोबारा से सुनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। जब कोई ओपिनियन इक्वली डिफर कर जाता है तो फिर हम उस मामले को भेज देते हैं किसी अनदर मेंबर के पास। अब वो जो बोलेगा, जो डिसीजन देंगे, अब वही माना जाएगा। आंसर है इसका सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45, द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू मैन रजिस्टर्स, द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर्स, बुक्स एंड अकाउंट्स। बोर्ड को रजिस्टर, पुस्तकें एवं लेख किस धारा के अंतर्गत बनाने होते हैं? देखो, बोर्ड हो, इतनी सारी पावर, इतने सारे काम कर रहे हो, तो सिर्फ ओरली तो नहीं करोगे ना, सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, रजिस्टर भी, बुक्स भी, अकाउंट्स भी। तो वो किस धारा के अंतर्गत? तो ये कहां पर लिखा है? सेक्शन 12 में, 13 में। ठीक है, सी बोल रहा है सेक्शन 14 में या फिर सेक्शन 15 में। इसका आंसर है सी, सेक्शन 14 में। ठीक है, 14 बात करता है बोर्ड शैल कैप्ट एंड मेंटेन सच रजिस्टर्स एंड बुक्स। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन the whole state shall consist of as many divisions and district as। अब ये बताओ, राजस्व के प्रशासन के लिए संपूर्ण राज्य में उतने संभाग एवं जिले होंगे जितने की बोर्ड निर्धारित करेगी, हाई कोर्ट निर्देश देगी, या स्टेट गवर्नमेंट जितना उचित समझे, या फिर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। बताइए, इसका आंसर है सी, स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगी। ठीक है, कितने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से चलाना है, तो कितने डिवीजन और कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, एवरी डिवीजन में कंसिस्ट ऑफ। देखिए, डिवीजन के अंदर क्या होता है? मैंने जब आपको ये एक्ट पढ़ाया था तो बताया था ना कैसे हमने डिवीजन किया था। तो बताइए, हर डिवीजन में क्या होता है? प्रत्येक संभाग में क्या हो सकते हैं? एक ही जिला होगा, या एक से अधिक जिले हो सकते हैं, या फिर एक जिला या एक से अधिक जिले हो सकते हैं, या फिर 2 डिस्ट्रिक्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 का आंसर है सी, किसी डिवीजन में एक भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, द पावर टू डिवाइड अ डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन बिलोंग्स टू। अब किसी डिस्ट्रिक्ट को हमें सब डिवीजन में क्या करना है? डिवाइड करना है, जिलों को उपखंडों में विभाजित करना है। तो बताइए, इसकी शक्ति किसके पास है? तो देखिए, कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास, स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड। हमें पता है
कि ये सारा काम तो स्टेट गवर्नमेंट ही करते हैं। इसका आंसर है सी। अब देखिए, ऑल डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजन्स, तहसील्स एंड सब तहसील्स constituted under section 15 shall be notified in, बताइए, धारा 15 के अंतर्गत गठित सभी संभाग, जिले, उपखंड, तहसील एवं उप तहसील किसमें अधिसूचित किए जाएंगे। ठीक है, आपने जो डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन बना रहे हो, इसको आपको कहाँ नोटिफाई करना है? रेवेन्यू रिकॉर्ड में, ऑफिशियल गैजेट में, या फिर गवर्नमेंट के सर्कुलर में, या फिर कलेक्टर के ऑर्डर्स पे? बताइए। सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 का देखिए, हमें पता है ऑफिशियल गैजेट में आपको नोटिफाई करना है, आंसर इसका बी। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, existing district, subdivision, tehsil and sub tehsil at the commencement of this act shall continue as if constituted under the act unless, देखो ऐसे भी तो होगा ना कि जब ये अधिनियम आया था, ये एक्ट आया था, उस समय में भी तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, सब डिवीजन होंगी, तहसील होगी, तो जब ये एक्ट आया तो उस समय जो ये सब डिवीजन्स और ये सब चीजें थी, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि ये एक्ट क्या ना करे, बताओ। तो बोर्ड एबोलिश करे, या फिर कलेक्टर उनको मॉडिफाई करे, या फिर अदर प्रोविजन इज मेड अंडर और इन परसुएंस ऑफ द एक्ट, या फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर। तो देखो इसका आंसर है सी, अदर प्रोविजंस इज मेड अंडर और इन परसुएंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, पूर्ववर्ती, ये बात 15 में लिखी है, सेक्शन 15 के सबसेक्शन 7 में। ठीक है, एग्जिस्टिंग एरिया जो है कंटिन्यू करेंगे, ये कंटेन करता है सेक्शन 15 का सबसेक्शन 7, सेविंग प्रोविजन है ये बेसिकली। आप लिख लेना, बेयर एक्ट में लिख लेना। वैसे मैंने ऑलरेडी जब हमने क्लासेस दी थी तो हमने ये ऑलरेडी कर लिए थे, नोट्स वाले काम भी। तो ठीक है, आज हमने 25 टॉप 25 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आप अपनी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, हर बार नहीं चाहते कि एक आध नंबर से रहें और पहली ही बार में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, ये मेरा सजेशन है आप सबको। नोट्स आप मुझसे परचेज कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज लगाइए। डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि जो ये नोट्स से मैं आपको पढ़ाती हूँ आप वो परचेज कर लेना, साथ में टेस्ट सीरीज लेना, फिर आप देखिए आपका एग्जाम पक्का क्वालिफाई होगा। क्योंकि माइनर लॉस को अगर हमने इस तरीके से पढ़ लिया, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ लिया, फिर तो एग्जाम हमारा क्वालिफाई जरूर होगा। सो बेस्ट विशेस टू यू। That's all for today. Bye bye. Take care.